हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था SO2 का पूरा कि SO2 बनाया कैसे जाता है, SO2 का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और उसके यूजेस क्या है, तो वो हम लोगों ने देखा था। आज हमको पढ़ना है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बारे में आज डिटेल से हम लोग जानेंगे। पहले थोड़ा सा हम आपको एक इसका जो इम्पोर्टेंट इसका जो मेथड है, जिस मेथड से इसको तैयार किया जाता है, बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड है। संपर्क विधि को दो यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग 2-3 मेथड से बनाते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड और सबसे यूजफुल मेथड है आपका संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस के द्वारा हम अधिक से अधिक मात्रा में H2SO4 को बना सकते हैं। तो आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस को ही पढ़ने वाले हैं, है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस से कैसे हम लोग H2SO4 को बनाते हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये बहुत ही मतलब बेहतर फिगर है और अच्छे से इसको आप समझ जाइएगा, बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पे क्या क्या है। इस फिगर को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। आज इस फिगर के बारे में पूरा क्लियर देखेंगे। जहां पे आपको जो चीज समझ में नहीं आया बिल्कुल कमेंट करें, एकदम चैलेंज के साथ हम समझाएंगे आपको। जहां पे जो परेशानी आती है आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, आपके एक एक परेशानियों में हम आपके सहभागी रहेंगे। आपको जहां पे भी प्रॉब्लम होती है वहां पे आइए। और हम लोग कल से हमारे यहाँ हर एक सब्जेक्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और कल से हम लोग टोटल सब्जेक्ट को देखेंगे, यानी साइंस के जितने भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सिलेबस है वो सारे सिलेबस कल से कवर्ड होगा। और कल से हम लोग का सुबह में हो सकता है तो लाइव क्लास कल चलेगा 7 बजे से 7 से 10 के करीब चलेगा आपका लाइव क्लास। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको। आप लोग जुड़े हुए रहिए, आप लोग मेहनत कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जहां पे जो चीज नहीं समझ में आता बेझिझक पूछिए। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो फिगर है, इस फिगर में क्या राज है, इसी को समझना है। और ये फिगर समझ गए तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस समझ में आ गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि कहने का मतलब संपर्क यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आना। जैसे ये हाथ इसके संपर्क में आ गया तो यही हमारा संपर्क है। संपर्क यानी कॉन्ट्रैक्ट मेथड। तो देखिए ये जो बना हुआ है एक बीकर, इसमें क्या है, इस बीकर में क्या किया जाता है कि एक गंधक का जो है, यानी कि इसमें जो होता है वो गंधक के अयस्क को डाला जाता है और इसके वायु को इसके जरिए भेजा जाता है। वायु से ये जलकर गंधक का जो ये आपका गंधक का जो अयस्क है वो वायु को जब इसमें भेजा जाता है तो उससे जलकर, और ये क्या करता है तो ये यहाँ पे SO2 बनाता है। SO2 क्या बनाता है, SO2। और SO2 यहाँ से जाता है। SO2 क्या होता है कि इसके जरिए यहाँ से जाता है और ये जो आपको लगा हुआ है ये यहाँ पे है, सॉरी, ये जो दिख रहा है आपको ये धूल अवक्षेपक है, यानी कि ये धूल को क्या करता है, अवक्षेपित करता है। और ये जो है ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका धूल अवक्षेपक है। तो यहां पर देखिए कि ऐसे गया और SO2 यहाँ पे बना। तो SO2 जो बना तो SO2 यहां से आया इसमें, तो ये जो यहाँ दोनों साइड में आपको दिख रहा है लगा हुआ ये ब्लैक ब्लैक सा, तो ये जो लगा हुआ है ये क्या करता है कि SO2 जो निर्माण होता है जलने के बाद जो बनता है, तो इसमें जो भी धूल गंदगी वगैरह होता है वो इसके जरिए इसमें चिपक जाता है और SO2 यहाँ से, ये जितना भी लगा हुआ दिख रहा है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जो ये प्रोसेस है, ये SO2 के शुद्धिकरण में ही ये प्रोसेस होता है। यहाँ तक का पूरा प्रोसेस क्या है, SO2 के शुद्धिकरण का प्रोसेस है, यानी कि SO2 को शुद्ध किया जाता है इस प्रोसेस यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, SO2 यहाँ से आया। अब SO2 जब यहाँ आया तो इसके जरिए जो भी इसका धूल कण गंदगी होगा वो इसमें चिपक जाएगा। ठीक, धूल अवक्षेपक लिखा हुआ है यहाँ पे,
चिपक जाएगा। और उसके बाद जो SO2 आया तो ये इसमें आया। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है ये हीट होकर के आता है, जब जल के आता है तो ये पूरा हीट होता है, गर्म होता है, तो इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पे जल का फुहारा इसमें दिया जाता है। क्या दिया जाता है, SO2 में जल का फुहारा मारा जाता है, जिसके जरिए क्या होता है कि SO2 ठंडा हो जाता है। ठीक है, और SO2 जब ठंडा हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है कि इस बीकर के जरिए फिर SO2 को इस बीकर में लाया जाता है। अब इस बीकर में क्यों लाया जाता है, तो अब मान के चलो कि पहले आप गर्म थे तो क्या किया गया, आपके अंदर का जो भी गंदगी था उसको हटा दिया गया। उसके बाद आपको स्नान कराया गया, धोया गया, जिससे कि आप ठंडा हो गए, है ना। तो आप ठंडा हो गए, लेकिन जब ठंडा हो गया, स्नान कर लिया, तो फिर तो सूखना भी तो है, तो पोंछने के लिए कुछ चाहिए ना। तो क्या करता है कि इसको फिर सुखाया जाता है, यानी कांस्टेंट H2SO4 का फुहारा मार करके और इसको क्या किया जाता है, SO2 को सुखाया जाता है। यानी कि यहाँ पर फिर SO2 आता है और ये SO2 इसमें जाता है, तो फिर SO2 इसमें, यानी कि इसमें से ये नहा करके आता है, इसमें इसको धोया जाता है SO2 को ठंडा करने के लिए। और जब ये SO2 फिर इससे होकर के इधर आता है तो इस SO2 को इसमें क्या किया जाता है, तो इस SO2 को इसमें सुखाया जाता है। कैसे, तो इसमें क्या किया जाता है कि यानी कि कांस्टेंट H2SO4 को फुहारा दे करके और इसको सुखाया जाता है। जब ये सूख जाता है तो फिर इसको इसके जरिए फिर यहाँ पे लाता है, यहाँ SO2 फिर यहाँ से निकल के ऐसे आता है और इसमें चला जाता है। तो इसमें जाने के बाद क्या होता है कि ये क्या करता है कि अब जो भी SO2 में जो भी अब गंदगी है, जो भी बच गया, सूखने के बाद भी थोड़ा बहुत जो भी कचरा होगा वो इसके जरिए इसमें आएगा और फिर इससे होते हुए ये चला जाएगा कहाँ, तो इसमें चला जाएगा, इस बीकर में आ जाएगा। अब गंदगी पूरा साफ हो गया, जहां तक पूरा क्लीन हो गया। ठीक, अब क्या करता है कि फिर जब ये गंदगी साफ हो गया तो ठंडा होकर के फिर यह क्या करता है, तो SO2 फिर इस बीकर में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। अब SO2 क्या करता है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और ऑक्सीजन से जब ये अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद ये किसके प्रेजेंटेशन में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में। SO2 डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में O2 से अभिक्रिया कर लेता है इस बीकर में, और फिर वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी SO3 का यहाँ पे निर्माण कर देता है। अब ये SO3 को क्या करता है, तो ये SO3 अब इस बीकर के जरिए निकल के इस बीकर में आता है। तो इस बीकर में जब आता है तो SO3 को किसके साथ रिएक्ट कर, इस बीकर में क्या ऊपर से डाला जाता है, तो इस बीकर में ऊपर से H2SO4 डाला जाता है। अब आप कहोगे H2SO4 बनाना ही है, H2SO4 डाला जाता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में अभी जस्ट आने वाला है कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है ना कि आपको अभी इक्वेशन के जरिए हम समझाएंगे कि 1 मोल H2SO4 जब हम डालेंगे तो हमारे पास 2 मोल H2SO4 बनता है, यानी फायदे हो रहा है हमारे पास। तो इसको बनाने के लिए H2SO4 हमको चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस से क्या होता है कि H2SO4 बनाने के लिए H2SO4 हमको पहले से ही चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, इस बुद्धि से भी हम बना सकते हैं, बहुत सारे मेथड से इसको बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस में अगर इसको देते हैं तो इसके दुगुना हम H2SO4 को बना सकते हैं, तो फायदा हुआ, कम पूंजी दिया उसका दुगुना बेनिफिट हुआ। तो ये प्रोसेस हमारे लिए अच्छा है। और इंडस्ट्रियल, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पे भी जो भी कंपनी फैक्ट्री वगैरह जो भी है, वहां पे ये जो H2SO4 ये बहुत ही ऐसी मतलब बहुत ही यूजफुल एसिड है, इसलिए इसको किंग ऑफ एल्कोहल, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत, यानी कि ये जो है अम्ल का भी मतलब केमिकल का राजा या अम्ल का राजा आप कह सकते हैं, अम्ल का राजा, यानी कि ये जो है हर एक जगह पे, लगभग जगहों पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कंपनी बड़ा कंपनी में इसका यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया में। तो क्या किया जाता है कि अब इसमें H2SO4 डाल के और इस SO3 से रिएक्ट कराता है, तो किसका निर्माण होता है, तो यहाँ पे ओलियम का निर्माण होता है, H2O2 H2S2O7। जब ये SO3 H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, तो निर्माण होता है आपका ओलियम का। ठीक है, समझ में आ रहा है, अरे नहीं समझ में आया कमेंट करो। ठीक है, समझ में तो आएगा ही, समझा के रहेंगे आपको, है ना, क्योंकि हम आपके कठिन परिश्रम में सहभागी हैं। तो आपका जहां पे प्रॉब्लम होता है आप बिल्कुल क्लियर करें कि आप पढ़ रहे हो पहले बार, तो आपको प्रॉब्लम स्वाभाविक है, क्योंकि आप भगवान नहीं हो,
पहले बार पढ़ रहे हो और इस चीज के बारे में नहीं जानते हो तो प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है और प्रॉब्लम होना चाहिए। तो जितना ज्यादा प्रॉब्लम दोगे उतना मजा हमको आएगा पढ़ाने में कि हाँ चलो बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा फिर हमको मजा कहाँ आएगा पढ़ाने में, आप में प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब H2SO4 रिएक्ट किया किसके साथ, तो SO3 के साथ, और बनाया क्या, तो ओलियम। अब क्या किया, इस ओलियम को जब हमने जल के साथ रिएक्ट कराया तो देखिए 2H2SO4 यानी 2 गुना H2SO4 प्राप्त हुआ। 1 मोल H2SO4 हमने डाला था और 2 गुना H2SO4 बना लिए, यानी कि 1 मोल डाला 2 मोल बन गया। फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यही है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। इसको फिर से एक बार हम समझते हैं, आप लोग को कंफ्यूजन जहां भी हो। अब बताइए इक्वेशन को एक बार देख लीजिए, हमने इस इक्वेशन को आपको इस फिगर के जरिए समझाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि पहला हमने इस फिगर में बोला कि इस बीकर में हमने क्या रखा, तो इस बीकर में हमने गंधक का जो है वह अयस्क रखा। गंधक अयस्क, यहाँ पे देखिए गंधक का ये अयस्क है FeS2। तो इस अयस्क को और इसके जरिए वायु हमने इसमें प्रवेश कराया और यह जो गंधक का अयस्क है वायु से जल करके क्या बना दिया, तो SO2। देखिए यहाँ पे जल के क्या बनाया, SO2 बनाया। तो SO2 यहाँ पे बना दिया। अब इस SO2, ये तो जल के बना है तो बहुत गर्म होगा, गंदगी भी इसमें होगी, तो जो भी इस SO2 का धूल कण वगैरह होगा वो इसमें सट जाएगा और बाद में फिर ये SO2 इसमें चलाएगा, धूल कण सट जाएगा। तो देखिए इसमें आ गया। अब क्या हुआ कि इसमें क्या किया गया कि इसको जल का फुहारा दे करके इसको क्या किया गया, तो ठंडा किया गया, है ना। ये जो था ये क्या था, तो ये धूल अवक्षेपक है। धूल अवक्षेपक यानी कि धूल कण जो भी होगा इसमें सट जाएगा और SO2 फिर निकल जाएगा। और SO2 अभी जल के आया तो गर्म है, तो इसको क्या करेगा, ये ठंडा करेगा। तो ठंडा करेगा, इसमें रखा और जल का फुहारा इसमें दे दिया तो SO2 क्या हो गया, ठंडा हो गया। फिर ये ठंडा SO2 जब इसमें से निकल के इसमें आया तो जल से भीग गया तो उसको सुखाना भी तो होगा। तो क्या किया, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट H2SO4 का फुहारा दे करके और इसको क्या किया कि सुखा दिया। किसको, तो SO2 को सुखा दिया। फिर SO2 जब सूख करके निकला इससे, तो इससे होकर के फिर उसके बाद भी जो भी शेष अवशेष जो भी इसका अशुद्धि बच गया हो वो सब इसमें चिपक जाता है। फिर SO2 इसके जरिए यहाँ निकल के फिर इस बीकर में चला आता है। अब इस बीकर में क्या होता है, SO2 अब तो पूरा फ्रेश हो गया, ठंडा भी हो गया, क्योंकि जितना नॉर्मल टेम्परेचर पे हमको चाहिए, है ना, तो यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या किया SO2 को कि इसको SO2 को O2 से रिएक्ट कराया, किसके प्रेजेंटेशन में, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में O2 को रिएक्ट कराया। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे SO2 को O2 से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में क्या कराया, रिएक्ट कराया, तो SO3 का निर्माण किया। यहाँ पे देख रहे हैं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। तो देख लो बैलेंस कैसे करना है, 2 2 4 है, यहाँ पे 3 है। तो ये ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ पे 2 लगाते हो तो 2 दूना 4 और 2 6, तो 2 यहाँ पे लगाते हो तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए SO3, तो SO3 का निर्माण किया। अब ESO3 क्या होगा, ESO3 इस बीकर में जाके H2SO4 से रिएक्ट किया, ऊपर से H2SO4 डाला जा रहा है। तो यहाँ पे देखो SO3 H2SO4 से रिएक्ट किया 1 मोल H2SO4 से, तो क्या बन गया, तो ओलियम बन गया। तो वही यहाँ से ओलियम बनता है। तो ओलियम को निकाल के अब फिर इसको क्या किया जाता है, जल के साथ अभिक्रिया करा करके और 2 गुना H2SO4 बन गया। यानी 1 मोल H2SO4 हमने डाला और 2 मोल H2SO4 निकल गया। तो ये लगभग 4 समीकरण में हमारा कंप्लीट होता है। तो आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और भाषा भी आपको इसी तरह से लिखना है, इसकी जो भी लैंग्वेज है इस तरह से आपको लिखना है। नहीं होगा आपको तो हम खुद से लिख करके आपको डाल देंगे, PDF बना के आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का कि यहाँ पे भाषा डायरेक्टली लिखना है कि जब क्या करेंगे कि जब गंधक के अयस्क को बीकर में भेजकर, पहले बीकर में, या बीकर का नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी डाल दीजिएगा, फर्स्ट बीकर में डालकर और वायु का झोंका उसमें दिया जाता है, तो वो जल करके SO2 क्या होता है कि एक धूल अवक्षेपक से गुजरता है और उसमें जो भी धूल अवक्षेप होता है वो क्या हो जाता है, उसमें सट जाता है और फिर वो SO2 दूसरे बीकर में चला जाता है। अब वो SO2 दूसरे बीकर में जा करके वो जल करके आता है, तो वो गर्म होता है, तो दूसरे बीकर में डाल करके उसको जल का फुहारा मारा जाता है जिससे कि वह ठंडा हो जाए।
फिर उस ठंडे SO2 को फिर तीसरे बीकर में भेजा जाता है और उसमें उसे क्या किया जाता है, तो कांस्टेंट H2SO4 का फुहारा मारा जाता है जिससे कि वो SO2 सूख जाए और वो SO2 फिर यहाँ से निकलकर फिर एक बीकर के माध्यम से उस बीकर में एक धूल, यही धूल अपक्षेपक यहाँ पे भी लिख सकते हैं, धूल अपक्षेपक जो भी अशुद्धि होता है वो उसमें सट जाता है और फिर इसके जरिए ये 1 2 3 और ये चौथा बीकर है, चौथा बीकर में जाता है। तब उस SO2 को चौथे बीकर में क्या किया जाता है, तो O2 के साथ रिएक्ट कर, O2 के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंटेशन में अभिक्रिया कराई जाती है तो वो SO3 का निर्माण करता है। फिर उस SO3 को पांचवें बीकर में भेजा जाता है तो वो SO3 H2SO4 पांचवें बीकर में भेजा जाता है और H2SO4 को भी पांचवें बीकर में डालकर दोनों का अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनाता है, तो ओलियम का निर्माण करता है। अब इस ओलियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H2SO4 का निर्माण होता है। हमने 1 गुना H2SO4 डाला, 2 गुना बन गया तो फायदा हुआ। तो भाषा आप इस तरह से लिख सकते हो, इसकी पूरे क्लियरिटी समझ में आ गया होगा सबको। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, बिल्कुल बताओ। नहीं आ रहा है फिर से समझाया जाएगा बाबू, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं तो अगर मेहनत सार्थक नहीं हो रहा है तो फिर बेकार है पढ़ाना। इसीलिए आप बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करो एकदम बिल्कुल कि सर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिर और अच्छे से इसको बताने का कोशिश किया जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ SO4 के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज इसका देखते हैं, बेसिक जानकारी हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस अभी पढ़ा है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिगर तो आपके कॉपी में बना हुआ होना चाहिए। जितने भी हमारे बच्चे हैं सब व्हाट्सएप पे उतार करके अपने कॉपी में इसकी भाषा को लिख करके और अपना अपना जो भी आप लिख रहे हो वो शेयर करो कि हम उसको चेक करें कि आपने सही लिखा है या नहीं। ओके, सबको करना है कल से, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो चलिए। तो आइए अब देखते हैं कि H2SO4 हाइड्रोक्लो ये जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसके बारे में कुछ जानते हैं बेसिक कंडीशन। तो सबसे पहले इसकी संरचना, हाइब्रिडाइजेशन है ना, आकृति, ये सब थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये हमारा बेसिक चीज है। और इसके अनुभार को भी समझ लेते हैं। तो H2SO4 का अनुभार क्या होगा, H2SO4 का अनुभार। तो देखिए H2SO4 का अनुभार कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं अनुभार निकालने के लिए कि परमाणु संख्या का एटॉमिक नंबर का 2 गुना उसका भार होता है। तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 2, ये वो हाइड्रोजन है उसका सिर्फ 1 होता है, नहीं तो बाद में जो भी एलिमेंट है सबका 2 गुना 1 प्लस सल्फर। देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, तो सल्फर 16, 16 दूना 32, इसका एटॉमिक मास प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना, तो 8 होता है, तो 8 दूना 16, 16। अब इसको सॉल्व कीजिए आप तो कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, 64। तो इसको सॉल्व कीजिए, 6 2 8 2 10, सॉरी 4 2 6 2 8 6 3 9, 98 होगा H2SO4 का। ठीक है, तो इसका हो गया कितना, तो 98। 4 2 6 2 8 6 3 9। ठीक है, तो ये अनुभार निकल गया इसका 98। अब इसका हम लोग थोड़ा सा संरचना देख लेते हैं कि क्या होता है। आइए, तो H2SO4 का संरचना देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है H2SO4 का, जब हम संरचना देखेंगे तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम आपका सल्फर है, तो सेंट्रल एटम यानी सल्फर को बीच में रखेंगे। अब देखो आपके पास 4 ऑक्सीजन है, चारों साइड पहले डालो। हमने बताया था संरचना बनाने में कि क्या करना है, तो जो कम है एटम उसको बीच में, जो ज्यादा है उसको साइड में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि
सल्फर के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, संयोग करेगा 6 बॉन्ड के साथ। तो आप पहले 6 है तो क्या करोगे, चारों को पहले एक एक दे दो। अब देखो रिमाइंडर 2 बच गया, तो कोई 2 ही ऑक्सीजन को तुम 2 दे सकते हो, तो एक मान के चलो इधर है, एक इधर, किधर भी हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो 2 आप इधर दे दो, या इधर दे दो, या इधर या इधर, किधर भी दे सकते हो। 2 से 6 है, 6 के साथ। अब यहाँ पे देखो जब ये 2 दे रहा है तो ये भी 2, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 के साथ कंबाइन करेगा, तो 2 2 4 2 6। यहाँ 1 है तो 1 के साथ कंबाइन करेगा, 1 है तो 1 के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ 2 है तो 2 के साथ करेगा। अब यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है, अब 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है। यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 2 8 ये पूरा हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6 2 8 ये पूरा हो रहा है। यहाँ देखो 2 2 4 1 5 1 6, 2 2 4 1 2 2 4 2 6 1 7, यानी ये साइड दोनों साइड 7 7 पूरा, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और आपके पास अभी रिमेंबर 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है। अगर यहाँ पे इसको प्रेजेंट करते हो तो देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे प्रेजेंट करो तो क्या हो गया, ये भी पूरा हो गया, इसका 8 ऑक्सीजन का हो गया। अब देखो सबका ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। 2 यहाँ पे देखो ये 8 हो गया, ये भी आपका 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 2 8। अब यहाँ पे देखो ये भी हो गया 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे देखो ये 2 हो गया। अब देखो सल्फर के पास, सल्फर को देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो रहा है, जबकि ऑक्टेट को फुलफिल होने के लिए 8 चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये कमांड करना ले लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8। यानी यहाँ पे एक चीज का कंडीशन को आप देखिएगा कि यहाँ पे इसने क्या किया कि इसके पास अपना 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और इधर कंबाइन करके लिया है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये उप सहसंयोजक बंधन बनाया, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या किया है कि अष्टक को फुलफिल किया है। ऑक्सीजन तो इसी लिया, लेकिन ऑक्सीजन से इसने नहीं लिया। यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी कि उप सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। इसको जब हम बॉन्ड में अभी हम दर्शाते हैं आपको समझ में आएगा। देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों डॉट कंबाइन किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सहसंयोजक बंधन बनेगा। देख लो यहाँ पे OH, ठीक है। यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे भी कंबाइन कर लिया दोनों साइड इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, तो यहाँ पे OH बनेगा। अब यहाँ पे देखो कि क्या किया, ये ऑक्सीजन तो इससे लिया, लेकिन ये ऑक्सीजन से नहीं लिया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग तीर चिन्ह से दिखाते हैं। देखो ओ, और ऊपर भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे H2SO4 में 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। कितना, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे आप देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे कि इसकी क्षारीयता भी अगर आपसे पूछा जाए क्षारीयता क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 2 1 1 2 2 OH लगा हुआ है, तो इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगा, तो इसका क्षारीयता हो जाएगा 2, यानी कि इसका क्षारीयता क्या होगा, क्षारीयता कितना, तो 2 हो जाएगा, क्षारीयता इसका 2 हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो क्षारीयता तो 2 हो गया, क्योंकि 2 OH लगा हुआ है, और क्षार तो जानते हैं आप लोग कि OH जिसमें जितना लगा होगा वो उसका मतलब क्षार होगा। किसी भी अगर कार्बन को छोड़ के कोई भी एलिमेंट में अगर OH लगा हुआ है तो वह क्या है, वह क्षार। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप OH लगा हुआ है तो इसकी क्षारीयता क्या होगा, यहाँ पे OH का वो बात नहीं कि ये क्षार है, ये तो अम्ल है ना, लेकिन इसकी क्षारीयता पूछा जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो 2 OH से बन रहा है ना, तो इसकी क्षारीयता कितना हो जाएगा, तो 2 पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए कि H2SO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो कैसे बताओगे, तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो कि सल्फर जो है, यहाँ पे जब भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, सेंट्रल जो भी सेंट्रल आपका एटम है उसके आधार पे निकाला जाता है। तो सेंट्रल एटम के आधार पे निकालिए, तो यहाँ पर देखो आप कि इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो कितना, 4, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में ये 4 जो ऑक्सीजन है ये कंबाइन कर लिया है, 4 ऑक्सीजन ही ना कंबाइन किया है इसके 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, क्या है ना, तो यही 4। तो आपको हमने बताया था उस दिन भी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, तो लिगेंडों की संख्या जितना के साथ वो जुड़ा हुआ है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन,
और उसके प्लस क्या चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कंबाइन नहीं करता है, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ऐसे ही रहता है। लेकिन यहाँ पे तो इसका जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन था सब अभिक्रिया में भाग ले चुका है, तो इसमें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। तो इसके चार हैं, तो चार लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो 4 वाले का क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि कार्बन आप जानते हैं वर्ग 14 का एलिमेंट है और उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और इसकी आकृति क्या हो जाएगी, तो इसकी आकृति हो जाएगी चतुष्फलकीय। इसकी आकृति हो जाएगी चतुष्फलकीय, क्योंकि sp3 जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका आकृति क्या होता है, तो चतुष्फलकीय। तो ये था इसका कुछ बेसिक ज्ञान जो इसको हमको समझना था। तो आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे कि H2SO4 क्या है, नहीं है, क्लियर हो रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है। तो आइए अब इसको देख लेते हैं कि जहां पे आपको जो प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप बेझिझक होकर बोलोगे, जहां पे जो समझ में नहीं आए, ठीक है, तभी हम समझाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं कि बच्चे को कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और आपकी एक एक चीजों को हम सोचते हैं कि बता दें कि आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं, लेकिन अगर प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक हमसे पूछ, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, H2SO4 का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके यूजेस क्या है, देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम H2SO4 के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या है। भौतिक गुण के बारे में आप लोग जानते हैं, जो उसमें रिप्रेजेंट जो उसका प्रॉपर्टी होता है उसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। कहा जाता है यह रंगहीन होता है, यानी इसमें किसी भी तरह का कोई कलर नहीं होता है। किसमें, H2SO4 में कोई कलर नहीं होता है। तो पहला पॉइंट यह लिख सकते हैं आप कि यह क्या होता है, रंगहीन होता है। दूसरा सेकंड पॉइंट है संक्षारक होता है। संक्षारक कहने का यह सेंस होता है कि अगर इसको आप अपने बॉडी पे रखते हो H2SO4 को, तो क्या करेगा, आप जहां पे रखोगे वहां पे फफोला दाना उत्पन्न कर देगा, जला देगा, फफोला उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है यह संक्षारक होता है। यह हाथ पर डालने के बाद क्या होगा, फफोला उत्पन्न कर देगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है तो यह तेल जैसा गाढ़ा द्रव्य होता है, यानी ये कैसा होता है, तो ये तेल के तरह गाढ़ा द्रव्य होता है, ठीक है। जैसा तेल होता है उसी तरह का यह भी द्रव्य है, गाढ़ा। अगला है चौथा पॉइंट कि यह नम वायु में धुआं देता है, यानी कि नम वायु के संपर्क में जैसे ही यह आता है वैसे ही यह क्या देने लगता है, धुआं उत्पन्न करने लगता है। कौन, तो H2SO4 जैसे ही नम वायु के संपर्क में आएगा तो ये उसमें क्या करने लगता है, धुआं उत्पन्न करने लगता है। अगला पॉइंट है पांचवा, यह जल में पूर्णतः विलय होता है, यानी जल में, ये भी एक लिक्विड है और जल भी एक लिक्विड में, दोनों पूर्णतः आपस में क्या हो जाता है, विलय होता है। तो यह जल में क्या होता है, तो यह जल में पूर्णतः विलय होता है। बात समझ में आया। जहां पे जो चीज समझ में नहीं आए आप बिल्कुल पूछो, आपको समझाया जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको हम समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। आप लोग लगे हुए रहिए, लॉकडाउन का कोई पता नहीं है कब खुलेगा। साइंस यानी कॉन्सेप्ट लेकर के पढ़ना, हमको एग्जाम पास नहीं करना है। हो सकता है गवर्नमेंट का यह नीति होगा कि चलो भाई पढ़ाई नहीं हुआ बच्चे का, तो हमारा सेशन सही करना है तो सिलेबस कम कर देगा या कुछ भी करेगा, या आपको मान के चलिए सपोर्ट डेट की आपको पास कराने के लिए कहेगा कि चलो ये गेस क्वेश्चन है, आप इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉडल पेपर निकाल देगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से बच्चों को पढ़ना है, इस बार अनाउंसमेंट हो जाएगा, कुछ भी इस तरह का होगा। लेकिन उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि हम तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, हमको तो नॉलेज चाहिए, जो पूरा पढ़ना है हमको बुक। और उतने दिन में आपके पास जब ऑनलाइन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऑफलाइन आपका कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस, और नहीं हो पाएगा तो आप पढ़ोगे नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो डिग्री का क्या करोगे, अगरबत्ती थोड़ा ही दिखाओगे। डिग्री लेना कोई बड़ी बात नहीं है, डिग्री नहीं होगा और नॉलेज रहेगा ना तो अच्छे से डिग्री को आप फेल कर सकते हो, लेकिन नॉलेज पावर बहुत बड़ा जरूरी है।
नॉलेज हो गया तो डिग्री कोई मायने नहीं रखता। लेकिन डिग्री आपके पास पीएचडी का भी होगा तो आप नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं लोग कभी कभी कि बीए बैल, बीए बैल इसलिए कहा जाता है, उनको कहा जाता है जो कि बीए तो पढ़ लिए लेकिन बीए के बारे में कुछ पता नहीं, ये भी नहीं पता कि बीए का फुल फॉर्म होता क्या। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं मार्केट में, तो उन चीजों को आपको नहीं दे, आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए। तो इसीलिए तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सफल हैं, नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी और यूज हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट डे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम लोग उसको नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है, थैंक यू।